वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 578 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय कम है, 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद केवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ अपनी सीमा साझी करता है क्या तिब्बत? तिब्बत में आज भी भाषण, धर्म या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल, चीन के अधीन है तो कहाँ से होगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये फैला अरुणाचल प्रदेश, नेपाल भी है, ये नेपाल फैला है, इधर भूटान है, म्यांमार भी है ऊपर से, मतलब नीचे तक आ रहा है ना चीन। तो तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो ये भी तो उपरोक्त सभी। तो देखिए, तिब्बत जो है चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी साउथ वेस्ट में। भारत, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, भूटान के साथ अपनी सीमा साझी करता है ये। तिब्बत एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक क्षेत्र है जो लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। वर्ष 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के पश्चात चीन की सरकार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करती गई और तिब्बत में आज भी भाषण, धर्म या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, राइट टू फ्रीडम नहीं है। इस क्षेत्र में अभी भी चीन की मनमानी जारी है। ये देखिए चीन है, ये ऊपर तक, यहाँ पीछे तक आ रहा है, ये मेहमान आ गया ना ये। बाकी देखिए भूटान से लगा है तिब्बती है। तिब्बत की कैपिटल क्या है? लाशा। ये नेपाल आ गया इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में मंगोलियाई कंजूर समाचारों में रहा, क्या है ये? क्या कोई मंगोलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या फिर मंगोलिया की कोई विद्रोही जनजाति है, या मंगोलियाई उड़ने वाले सांप की प्रजाति है, एक धार्मिक पाठ है, क्या है ये? ना तो ये झील है, ना सांप की प्रजाति है जो उड़ता है, ये विद्रोही जनजाति भी नहीं है, यह मंगोलिया का एक धार्मिक पाठ। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मंगोलियाई कंजूर को मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। यह 108 खंडों में संकलित बौद्ध विहित पाठ के रूप में प्रसिद्ध है। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त आदेश है, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्द को संदर्भित करता है। यह तिब्बती भाषा का अनुवादित रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में प्रत्यर्पण कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एक प्रत्यर्पण कानून किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने की अनुमति देता है। भारत की वर्तमान में 50 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, छोड़ना ही बेहतर होता है। वर्तमान में भारत की 50 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, गलत है, 43 के साथ है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी गया, ये भी गया, तो पहला और तीसरा सही है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है, 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका बी। तो देखिए, प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने या प्रार्थी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करता है। भारत की वर्तमान में 43 देशों के प्रत्यर्पण संधि है, 43 देशों से तथा 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था। तो गलत है ना दूसरा, 50 से ऊपर लिखा था वहाँ। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है, करेक्ट है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ग्रिड समता अवरोध को सौर परियोजनाओं के प्रमुख अवरोधक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है।
इनमें से कौन सा इसकी सही व्याख्या करता है, बताइए। ग्रिड समता अवरोध क्या है? क्या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त विद्युत का उच्च कीमत स्तर है, या सौर ऊर्जा के समक्ष प्रमुख व्यापार प्रतिबंध है, या सौर ऊर्जा भंडारण के समक्ष चुनौतियां है, या अधिक क्षमता के कारण ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हो जाना? क्या है ग्रिड समता अवरोध? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, गलत है। वैश्विक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त विद्युत का उच्च कीमत स्तर है ग्रिड समता अवरोध। तो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब इससे पहले यूपी पीसीएस का टेस्ट कराया होगा, कुछ याद आया? उसमें था यह क्वेश्चन। देखिए यह सौर परियोजना ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना है। अब देखिए ग्रिड समता अवरोध जो है, ग्रिड समता तब होती है जब एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विद्युत की कीमत के स्तर पर बिजली उत्पन्न कर सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से मिलने वाली बिजली की कीमत से कम या बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इस द्वीप का निर्माण 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था। यह द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप बाढ़, कटाव एवं चक्रवात के कारण पारिस्थितिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किंतु बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों एवं ज्वार भाटों से बचने के लिए इस द्वीप के चारों ओर 3 मीटर ऊंचा तटबंध बनाया। इस द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनाए हैं। क्या खतरनाक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या है द्वीप का नाम, बताइए। चोगास गलत। सेंट मार्टिन, सेसेल्स, भाषण 4 द्वीप। क्या है? भाषण 4 द्वीप, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सब लिखा है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता कुछ है नहीं, वही चीज़ दोबारा दोहराने की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति है, प्रजाति का नाम है यूलोफिया ओबटुसा। यूलोफिया ओबटुसा को ग्राउंड ऑर्किड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया था। इसे गंगा के मैदानों से वनस्पति विज्ञानियों द्वारा एकत्र किया गया था। इसे IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, बताइए। इतना ही बता दीजिए। यूलोफिया ओबटुसा, ये भी पूछा जा सकता है क्या ये किसकी प्रजाति है? सांप की प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? तो ऑर्किड की प्रजाति है, दुर्लभ है, दुर्लभ। तो क्या है ये? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास स्थित यह क्षेत्र माओवादी और वामपंथी अतिवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। यह 3 ओर से पानी से तथा चौथी ओर से दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है। हाल ही में इस क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार यात्री बस सेवा शुरू की गई है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं, परिच्छेद लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? दंतेवाड़ा या चंबल या जगदलपुर या स्वाभिमान अंचल? क्या देखिए सबसे ज़्यादा जो इसकी संभावना बन रही है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। दंतेवाड़ा नहीं है, ये चंबल नहीं है, यह है स्वाभिमान अंचल, डी। तो हाल ही में उड़ीसा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार यात्री बस सेवा का सफल संचालन किया गया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास स्थित मलकानगिरी जिले का स्वाभिमान अंचल क्षेत्र में कुल 151 गांव शामिल हैं। पूर्व में इस क्षेत्र को वामपंथी अतिवादियों द्वारा एक मुक्त क्षेत्र माना जाता था। स्वाभिमान अंचल 3 ओर से पानी से और चौथी ओर से दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह क्षेत्र लंबे समय से माओवादियों और वामपंथी अतिवादियों का गढ़ रहा है। ठीक है, स्वाभिमान अंचल।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन को शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है क्या? यह कन्वेंशन 1947 से प्रभावी हुआ, बताइए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है, को उड्डयन क्षेत्र में विश्व के देशों और लोगों के मध्य मित्रता एवं समझ विकसित करने एवं उसे बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। शिकागो कन्वेंशन वर्ष 1947 से प्रभावी हुआ था। यह वैश्विक हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा के नियमों को स्थापित करता है तथा हवाई यात्रा के संबंध में अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों का विवरण प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरह के। एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स क्या है? क्या दक्षिण भारत का एक हाथी गलियारा है, या कोई गैर लाभकारी पंजीकृत संगठन है, या हाथी संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई कोई परियोजना है, या चीन और पश्चिम एशिया के देशों के बीच एक आर्थिक गलियारा है? क्या है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स? यह है गैर लाभकारी पंजीकृत संगठन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप के बोत्सवाना गणराज्य में एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी कर मुक्त पंजीकृत संगठन है। तो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप, बोत्सवाना गणराज्य में, ये भी याद रखिए। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना एक भू आबद्ध देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, जहाँ हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग कितनी है? 1,30,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न ये, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेशन नहीं है इसकी, सब कुछ इसी में ही है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक धूमकेतु की खोज की, जिसे नियोबाइज के नाम से भी जाना जाता है। यह धूमकेतु 22 जुलाई 2020 को पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचा। 22 जुलाई 2020 को यह धूमकेतु, जिसे अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 6,800 वर्ष लगते हैं। ठीक है। ये धूमकेतु जब एक चक्कर पूरा करता है तो 6,800 वर्ष लगते हैं। नीचे 4 धूमकेतुओं के नाम लिखे हुए हैं, क्या वो अगर होंगे तो? इवेंट होराइजन धूमकेतु है क्या? नहीं होगा तो एलिमिनेट कर देना उसको। 3 जुलाई 2020 को यह धूमकेतु बुध की कक्षा में चक्कर लगा रहा था और सूर्य से निकटता के कारण इसकी बाहरी परत बर्फीली सतह से गैस, जो इसकी बाहरी परत बर्फीली सतह है, गैस एवं धूल एक वातावरण बना रही थी, जिसे कोमा के रूप में संदर्भित किया गया था। अब आपको बताना है कि ये किसकी बात हो रही है, कौन सा एस्टेरॉयड या धूमकेतु है ये। गालवन नाम का तो कोई कुछ है ही नहीं, एलिमिनेट करिए इसको। इवेंट होराइजन तो टेलीस्कोप है, तो उसको भी हटा दीजिए। यह है हेली धूमकेतु की बात हो रही है ये। ठीक है। एस्टेरॉयड धूमकेतु मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं ये। ठीक है, ये पूछा जाता है अलग से। तो एक बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, जरा सा ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा धूमकेतु अभी हाल ही में 22 जुलाई 2020 को पृथ्वी के सबसे निकटता से गुजरा। ठीक है। और वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना 6,800 वर्ष लगाता है। तो हेली की बात हो रही है ये। चलिए।